Hi, good morning, everyone. And I am a senior software developer. My name is Shivraj, and I have around 10 plus year of experience in web development. I have worked with Angular, React, Node, MERN, MeanStack, and related technologies from 10 plus years. And today we have come up with very important topic, that is most important questions for a JavaScript interview. सो वी हैव 10 क्वेश्चंस हेयर। अगर आप इन सब को कवर कर लेते हैं देन आप डेफिनेटली इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे। और ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको कोई समझ में नहीं आते हैं, आप इसको दोबारा से जेमिनी में और डिटेल्ड में उसको समझाने के लिए बोलेंगे तो वो और डिटेल में आपको समझाएगा। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ एआई। ऑलवेज मेक यूज़ ऑफ एआई टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन डीप, और उसको अच्छे से समझने के लिए आप एआई की जरूर मदद लीजिए। बहुत ही हमारे टाइम पे ये चीज़ नहीं था, बट अभी फ्रॉम फ्यू ईयर्स और स्पेशली फ्रॉम लास्ट ईयर, लाइक अगर कोई पढ़ना चाहता है, अगर कोई समझना चाहता है किसी चीज़ को, तो आपको किसी का वेट नहीं करना है, आपको किसी को रीच आउट नहीं करना है, जो कि पहले से होता था। एआई विल हेल्प यू इन ऑल। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, ये आप देख रहे हैं, टू टाइम्स इक्वल्स टू साइन देख रहे हैं, आप थ्री टाइम्स देख रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं या फिर आप नए हैं, तो आपने ये पढ़ लिया होगा या समझ लिया होगा अभी तक कि डबल इक्वल्स टू मतलब सिंपल होता है कि वो आपका टाइप चेक नहीं करता है, राइट। और थ्री टाइम्स आप ये इक्वल्स टू या असाइनमेंट ऑपरेटर्स को आप बोलेंगे, ये जो चेक है ये आपका टाइप भी चेक करेगा। तो आप देखते हैं जेमिनी ने क्या बोला है हमें, इक्वल्स टू लूज इक्वालिटी ऑपरेटर होता है ये। लूज इक्वालिटी मतलब आपका टाइप कंपेयर नहीं कर रहा। और एक और चीज करता है ये आपका देखो, लूज इक्वालिटी कंपेयर्स टू वैल्यू फॉर इक्वालिटी आफ्टर कन्वर्टिंग बोथ वैल्यूज टू अ कॉमन टाइप। ये कोशिश करता है उन दोनों को एक ही टाइप में कन्वर्ट कर देगा और उसके बाद कंपेयर करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल नीचे देखो, कोड एग्जाम्पल, वन इक्वल्स टू वन। तो ये इसने क्या करा, जो स्ट्रिंग वन है उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया और देन कंपैरिजन करा और देन ट्रू दे दिया। तो ऐसा इस केस में ना आपको एरर आ सकती है, आपका मिस कैलकुलेशन हो सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि आप कैसे, अगर आपको इससे फर्क नहीं पड़ता उसका टाइप क्या है, तो देन फर्स्ट के लिए ऑप्ट कर सकते हो। बट अगर आप स्ट्रिक्टली टाइप कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं उसका टाइप भी मैच करे वो, देन आप सेकंड वाले के लिए जाएंगे, जो कि स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर बोल सकते हैं इसको आप। कंपेयर्स बोथ द वैल्यू एंड टाइप, सिर्फ वैल्यू को ही नहीं टाइप को भी करेगा विदाउट कोएडिशन, मतलब विदाउट कन्वर्टिंग इट। तो ये है इसका बेस्ट एग्जाम्पल, भी देख लिया हमने और समझ भी लिया। तो कहीं भी हम चेक लगा रहे हैं तो हमें याद रखना, अगर हमें टाइप से मतलब नहीं है तो हम लूजली इक्वालिटी ऑपरेटर को यूज करेंगे, नहीं तो हम स्ट्रिक्ट इक्वालिटी को यूज करेंगे, दैट इज थ्री टाइम्स इक्वल्स टू। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, स्कोप। स्कोप इन जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको अगर ये समझ में आता है तो आप अच्छे से कोड लिख पाएंगे। स्कोप क्या होता है, जब पहले 2015 ES6 जब इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें लेटर कॉन्स्ट आ गया, उसमें ब्लॉक स्कोप एक नया जुड़ गया। नहीं तो उससे पहले क्या होता था, हम जावास्क्रिप्ट में वैर का यूज करते थे और उस वक्त दो ही स्कोप होते थे। कुल मिला के एक ही बोलो आप, जो कि ग्लोबल स्कोप था, और दूसरा था फंक्शन स्कोप, जो फंक्शन के अंदर देखते हैं, वो फंक्शन के अंदर ही उसकी जैसे आपने कोई फंक्शन डिक्लेयर किया, उस फंक्शन के अंदर कर्ली ब्रेसेस है, तो उस फंक्शन के अंदर ही उसकी वैलिडिटी रहती थी, राइट। उसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। और तो ये सब चीजें थी, तो इसलिए वो फंक्शन स्कोप्ड था, फंक्शन के अंदर ही उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। और एक था ग्लोबल स्कोप, जो बाहर लिख दिया वो कहीं भी एक्सेसिबल है, राइट। बट लेट कॉन्स्ट के आने से क्या हुआ, आप कहीं भी, जैसे लूप हो गया है कहीं भी, या फिर करली ब्रेसेस के अंदर जो आप लिख रहे हो, तो वो ब्लॉक्स उस ब्लॉक में स्कोप्ड हो गया, उस ब्लॉक में उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। यानी अगर आपने बाहर कोई सपोज लेट आपने कुछ डिक्लेयर किया है, सेम आप नाम ब्लॉक के अंदर भी लिख सकते हैं, लेट सेम नाम। क्यों अलाउ हो रहा है, नहीं तो डुप्लीकेट एरर देता, क्योंकि ब्लॉक के अंदर उसका डिफरेंट स्कोप है, उसको मतलब नहीं है जो अंदर लिख रहे हो आप उसका बाहर से रिलेशन नहीं है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो आपने डिक्लेयर किया उसका बाहर से रिलेशन नहीं है। इसको आप, और अगर आपको समझ में नहीं आया है, आप उसको और डिटेल में देख सकते हैं एग्जाम्पल। इसमें भी एग्जाम्पल नहीं था यहाँ पे, बट मैंने जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है उनके लिए मैंने एग्जाम्पल नीचे रखा हुआ है, और जो नहीं थे उनमें मुझे जरूरत नहीं पड़ी था। नहीं तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, नहीं तो आपको ये रेफरेंस एरर थ्रो करेगा। तो उसको आप ऐसे करके समझ सकते हैं। तीन आज अभी अभी जावास्क्रिप्ट में तीन टाइप के स्कोप है, एक ग्लोबल स्कोप,
एक ब्लॉक स्कोप, एक फंक्शन स्कोप। फंक्शन स्कोप मतलब फंक्शन के अंदर कुछ डिक्लेयर कर रहे हो, फंक्शन स्कोप्ड है। कर्ली ब्रेसेस जो उसके अंदर सिर्फ आप फंक्शन के अलावा कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ भी डिक्लेयर कर रहे हैं, वो हो गया ब्लॉक स्कोप। और एकदम बाहर, उनसे बाहर कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं जो ग्लोबली अवेलेबल है, वो है पेरेंट स्कोप या ग्लोबल स्कोप। तीन टाइप के स्कोप है। और इसमें क्या बताने की कोशिश करी है इसने, स्कोप डिटरमाइंस एक्सेसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स। बिल्कुल, एक्सेसिबिलिटी कैसे कर सकते हैं वेरिएबल्स की, ये डिटरमाइन करता है स्कोप। जावास्क्रिप्ट इज अ ग्लोबल फंक्शन एंड ब्लॉक स्कोप। द स्कोप chain is the process where JS looks for a variable. If it cannot find an immediate local scope, it looks forward to the parent scope. क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, पेरेंट स्कोप में जैसे हमने लेट डिक्लेयर करा नेम, और उस नेम को अगर हम नीचे यूज कर रहे हैं कहीं भी, तो वो नेम उस ब्लॉक के अंदर नहीं है, राइट। तो वो नेम उस फंक्शन के अंदर नहीं है, तो नेम को बाहर ढूंढने की कोशिश करता है, उससे बाहर ऐसे करके ढूंढता जाता है। जब उसे पेरेंट मिल गया, बढ़िया, नहीं तो एरर थ्रो कर देगा। तो ये स्कोप चेन की जो बात हो रही है वो ये हो रही है, नहीं तो रेफरेंस एरर थ्रो कर देगा। तीसरा वाला क्या है, क्लोजर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप जावास्क्रिप्ट में एक मिड लेवल डेवलपर हैं, तो आपसे जरूर ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। और आजकल इनिशियली ही पूछ लिया जाएगा कि विद विद एआई वो चाहते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आए, क्योंकि कोडिंग तो एआई कर ही रहा है ना, बहुत हेल्प कर रहा है आपकी हर चीज़ में। लगभग लगभग 90% कोड कर दे रहा है वो, है ना। तो वो चाहता है थिंकिंग, लॉजिक, आर्किटेक्चर ये आपको मालूम हो, बेसिक्स, जिससे कि आप रिव्यू कर पाए एआई का कोड। मोस्टली यही होने वाला है आने वाले फ्यूचर में। तो इसीलिए अभी थोड़ा इंटरव्यू थोड़ा और एडवांस होने लगे हैं। तो क्लोजर में क्या है, क्लोजर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अ क्लोजर इज क्रिएटेड व्हेन अ फंक्शन रिमेंबर्स एंड एक्सेस इट्स लेक्सिकल स्कोप इवन व्हेन द फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड आउटसाइड ऑफ ओरिजिनल स्कोप। ये आप थ्योरी पढ़ो, उसको अच्छे से समझो, मैं आपको बता देता हूँ ये क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो, जैसे ये फंक्शन है नीचे, इसमें क्या है, लेट काउंट इक्वल्स टू 0, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न के अंदर एक और फंक्शन हमने बना दिया है जो कि एनोनिमस फंक्शन है, एरो टाइप का फंक्शन है, राइट, जो कि ये 6 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें हम क्या कर रहे हैं, काउंट को रिटर्न करा रहे हैं। ये प्लस प्लस काउंट ऑटोमेटिकली जब आप इस सिंगल लाइन में लिख देते हैं, तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली यही रिटर्न करा देगा, राइट। ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये ES6 में फंक्शन कैसे लिखा जाता है। नहीं मालूम है, एक बार देख लो, ES6 में ये एरो स्कोप फंक्शन आ चुके थे ES6 में। है कुछ नहीं, मतलब जो आप पहले फंक्शन कर्ली ब्रेसेस फंक्शन लिखते थे, FUNCTION फंक्शन कीवर्ड लिख के आप बनाते थे, इसमें जरूरत नहीं पड़ती आपको। इसमें का एरो जो ये दे रखा है, इक्वल्स टू साइन और एरो बस, और उससे पहले जो ये ब्रैकेट्स हैं, तो इससे ये सिंटेक्स चेंज है बस, राइट। और एक ही लाइन में लिख दे तो रिटर्न लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो आपका प्लस प्लस काउंट आपको रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जब आप फंक्शन लिखने के बाद जो पहली लाइन है, कॉन्स्ट इंक्रीमेंट काउंटर, यहाँ पे जब आप काउंटर कॉल कर रहे हैं, तो यहीं पे क्लोजर फॉर्म हो जा रहा है। तो काउंटर क्या कर रहा है, काउंटर रिटर्न कर रहा है, इंक्रीमेंट में क्या रिटर्न करेगा, पहले यहाँ पे देखेगा 0 है, लेट काउंट 0, तो उसको प्लस प्लस करके 1 कर दिया, तो 1 रिटर्न कर देगा इंक्रीमेंट के अंदर, राइट। जब अगेन लास्ट लाइन में जब अगेन हम इंक्रीमेंट को कॉल करेंगे, तो इंक्रीमेंट ने क्या करा हुआ है, कॉन्स्ट इंक्रीमेंट वेरिएबल है जिसके अंदर काउंटर है, उसने पिछला वालों को रिमेंबर करके रखा हुआ है। यहीं पे मैजिक हो रहा है, वो तो उसे रिमेंबर करके रखी हुई है वैल्यू, ओके काउंट की 1 थी, इसे डिस्ट्रॉय नहीं करा। नहीं तो क्या होता था बाकी केसेस में, जैसे फंक्शन आपका एग्जीक्यूट हो जाता है तो मेमोरी को क्लीन अप कर दिया जाता है, राइट। बट इस केस में देखो ये कॉलिंग कैसे हो रही है, फंक्शन उसके अंदर रिटर्न करा है इसने, और जो काउंट है ये इसको बाइंड कर दिया है, जो लेट काउंट है फंक्शन के अंदर, इसको बाइंड कर दिया है इसने इस फंक्शन के साथ। तो उसकी वैल्यू भी याद रखी है उसने, तो नेक्स्ट टाइम जब उसने इंक्रीमेंट कॉल किया तो उसने रिटर्न 2 करा। उसने ये नहीं देखा लेट काउंट इक्वल्स 0, नहीं, उसने पता काउंट में 1 हो चुकी थी वैल्यू। तो जिसे रिमेंबरिंग करने की पावर है उसको क्लोजर बोलते हैं। इसको और अच्छे से नीचे समझाया गया, अगर आपको, मैंने इसको और अच्छे से, ये देखो यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर एआई से पूछ सकते हैं आप। When JavaScript parses it, the function named counter, inside there is a local variable count 0. The magic moment, because the inner function needs count to do its job. तो JavaScript क्या करता है, प्रिजर्व कर लेता है वेरिएबल काउंट मेमोरी में, और इट रैप्स इट विद इनर फंक्शन, और दिस फंक्शन इज कॉल्ड अ क्लोजर। बाकी गाइस पहले ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी, बहुत मुश्किल होता था। अभी एआई की मदद से, एआई आपको जब तक समझ में नहीं आ रहा उतना आप दोबारा उससे पूछो, आपको समझाए, एकदम बेस्ट टीचर है एआई। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, व्हाट इज होस्टिंग, हाउ डू वेयर लेट कॉन्स्ट डिफर। होस्टिंग क्या होती है, तो देखो, होस्टिंग ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। और वेयर क्या है, वेयर वेरिएबल्स आर होस्टेड एंड इनिशियलाइज्ड विद अनडिफाइंड। वेयर वेरिएबल्स जब भी आप डिक्लेयर करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये होस्टेड
टॉप में चले जाते हैं, जब कंपाइल करता है ये ऑलरेडी टॉप में चले जाता है, तो आप नीचे भी आपने नीचे डिक्लेयर किया, ऊपर आप इसको कॉल कर रहे हैं, एरर नहीं आएगा, क्योंकि जब कंपाइल होने के टाइम पे वेरिएबल्स ऊपर चले जाएंगे टॉप, राइट। इसीलिए आप इनको एक्सेस कर पाते हैं, बट इनकी इनिशियली वैल्यू अनडिफाइंड होती है अगर आपने इनको इनिशियलाइज करने से पहले बुला लिया, ठीक है। बट अब जो लेट लेट कॉन्स्ट है, इनको इनकी इनिशियल वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होती, ये होस्टेड हो जाते हैं, बट इनकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होती, इसलिए जब इनको कॉल करेंगे तो आपको एरर आएगी, रेफरेंस एरर, बिकॉज दे रिसाइड इन टेम्पोरल डेड जोन। उसको टेम्पोरल डेड जोन बोला जाता है उस पीरियड में, जब आप पहले कॉल करते रहे और नीचे वो डिफाइंड था लेट या सपोज कॉन्स्ट से। लेटर कॉन्स्ट ही आ गया ना ES6 में, पहले वैर होता था। वैर केस में प्रॉब्लम नहीं आती थी, क्योंकि वैर टॉप में होस्ट रहता था प्लस अनडिफाइंड से इनिशियलाइज हो जाता था ऑटोमेटिकली, बट ये भी टॉप में होस्ट होते हैं, बट ये इनिशियलाइज नहीं होते इसीलिए। बाकी और डिटेल में आप AI से मदद कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, आप जितना जानना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द इवेंट लूप एंड हाउ एसिंक्रोनस JS वर्क। बहुत ही JS का बोलूँ तो हार्ड है ये क्वेश्चन। तो JS आपको मालूम है, जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, बट हम इसमें कैसे बिना, जो सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, फिर भी हम ब्लॉक हुए बिना कैसे एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, तो उसका एक बहुत बढ़िया जो एग्जांपल है, उसका एक बहुत बढ़िया जो नॉन ब्लॉकिंग हम कैसे काम कर पा रहे हैं, नॉन ब्लॉकिंग IO। तो वो क्या करता है, जो कॉल स्टैक होता है जिसमें एक एक करके जैसे कुछ भी चीज़ को एग्जीक्यूट होना है वो कॉल स्टैक में आता रहता है, राइट। तो कॉल स्टैक क्या करता है, एग्जीक्यूट करता चले जाएगा, और जहाँ पे भी उसको कोई कॉल बैक मिलेगा, एसिंक्रोनस ऑपरेशन मिलेंगे, तो उसको क्या करेगा वो देखेगा, वेटिंग में चलेगा, रुकेगा नहीं, वो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में एग्जीक्यूट करता चले जाएगा। और जैसे ही जो सिंक्रोनस कोड है वो खत्म हो जाएगा, तो फिर वो क्या करेगा, वो दो चीजों में बांट लेता है, इसको आपको दिखाता हूँ। इवेंट लोगों को हमने और डिटेल में पूछा है एक्सप्लेन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो इवेंट लूप, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, आपका जो क्यू है वो तीन टाइप के लगा लो। एक तो सिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूट करता जा रहा है ये, और सेकंड एसिंक्रोनस को दो दो चीजों में डिवाइड कर दिया गया है, माइक्रो टास्क क्यू और मैक्रो टास्क क्यू। जो माइक्रो टास्क है इसको VIP स्टेटस, मतलब इसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है मैक्रो टास्क। तो जैसे ही इसके जो सिंक्रोनस ऑपरेशन है वो खत्म होंगे, तो ये पहले माइक्रो टास्क क्यू में देखेगा यहाँ पे कुछ है, तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर नहीं है तो मैक्रो टास्क में जाएगा, मैक्रो। पहले माइक्रो में जाएगा MICRO, देन मैक्रो में जाएगा MACRO। तो ऐसे करके ये विदाउट नॉन ब्लॉकिंग कोड को एग्जीक्यूट करता चला जाता है, सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज होते हुए भी। तो a continuous loop that has a one simple job, look at the call stack. If the call stack is completely empty, it checks for the micro task queue first, empties it, and then grabs the first task from the macro task MACRO queue and pushes it. और क्या क्या होता है माइक्रो टास्क में, then dot catch, ये सब प्रोमिसेस वाले, async await, ये सब जाएंगे माइक्रो टास्क में। और मैक्रो टास्क में क्या जाएगा, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल और डॉम के जितने भी इवेंट्स है, कॉल बैक, ये सब जाएंगे मैक्रो टास्क में। तो भाई इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इसको और अच्छे से ऐसे डीपली भी जान सकते हो। ये चीज़ आपने, अगर ये क्वेश्चन आपने समझा दिया इंटरव्यूअर को, तो वो जान जाएगा आपको जो जावास्क्रिप्ट है वो कैसे एग्जीक्यूट कर पा रही है, कैसे वो नॉन ब्लॉकिंग तरीके से एग्जीक्यूट कर पा रही है सिंगल थ्रेड होते हुए भी। अगर आपको ये चीज़ मालूम है तो इंटरव्यूअर विल लाइक अच्छा खासा वो इम्प्रेस होने वाला है कि ओके, मतलब गाइस नोज के हाउ जावास्क्रिप्ट इज वर्किंग। तो जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू में यही था, देखा भी एग्जीक्यूट करके भी दिखाया इसने। ये जो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले क्या होगा, ये जो सबसे पहले प्रिंट होगी पहली लाइन 1, और उसके बाद क्या होगा, सेट टाइम आउट आ गया, प्रोमिसेस आ गए, और फिर कंसोल सिंक्रोनस वाला कोड पहले एग्जीक्यूट होगा, जो कि 1 और 4 पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों को दिखेगा, इन दोनों में से भी पहले प्रीफरेंस देगा डॉट देन को, इसलिए 1 4 3 2 देखते हैं, 1 4 3 2, यस, ठीक है। तो ये है। अब चलते हैं इसके बाद का क्वेश्चन में। इवेंट लूप हो गए, कॉल अप्लाई बाइंड, इसमें क्या होता है, ये तीन अलग अलग तरीके हैं दिस को बाइंड करते हैं, है ना। इन्वोक्स द फंक्शन इमीडिएटली, पासिंग आर्गुमेंटली इंडिविजुअली, कॉमा, इसमें कॉमा सेपरेट वैल्यू पास कर सकते हो कॉल में। अप्लाई में एक पूरी पूरी एरे पास कर सकते हो। और बाइंड क्या होता है, ये डज नॉट इन्वोक द फंक्शन इमीडिएटली, इंस्टेड इट रिटर्न्स अ न्यू फंक्शन, राइट। और विथ, मतलब इसमें क्या होता है, आप डायरेक्टली इन्वोक नहीं कर सकते, किसी वेरिएबल के अंदर आपको उसको कॉल करते हैं, देन उस वेरिएबल जो कि स्टोर हो गया फंक्शन, देन उसको कॉल करते हैं। तो विद दिस कॉन्टेक्स्ट इज परमानेंटली बाउंड टू इट। इन तीनों को आप थ्योरेटिकली अच्छे से जान लीजिए, यूज भी इसका पड़ेगा, यूज केस, बट ये पूछा भी जाता है, बट मैं इसको ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा।
बट फिर भी आपको मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ही है, बट सबसे ज्यादा इवेंट लूप पे आप उसको समझने की कोशिश करेगा, देन इस पे आइएगा। और ये बहुत सिंपल है, इसमें तीन तरीके से आपको आर्गुमेंट पास होते हैं, पहले में कॉमा सेपरेट, दूसरे में एरे, तीसरे में दोनों का वो होता है डज नॉट इन्वोक द फंक्शन। तीसरे वालों को और डिटेल में जान लीजिएगा, उसमें भी एक तरीका है पास करने का, भी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने भी अपने इंटरव्यू में मुझे याद है, इसको अच्छे से समझ लिया था। तो इसको और एआई से बोलो मुझे समझाने के लिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ देता हूँ, बहुत इजी है। कॉल अप्लाई बाइंड तीन तरीके के हैं, जिसमें तीन तरीके से दिस को बॉन्ड किया जाता है, तीनों के अलग अलग पैरामीटर्स हैं। पहला में कॉमा, दूसरा में एरे, तीसरे में आप चेक कर लीजिए। बस दैट्स इट गाइस। और हाउ, व्हाट आर प्रोमिसेस, हाउ दे डिफर फ्रॉम एसिंग अवेट। प्रोमिसेस आप जानते हैं, प्रोमिसेस में अगर आपने काम किया है जावास्क्रिप्ट में, प्रोमिसेस मतलब होता है प्रॉमिस। जनरल टर्म में प्रॉमिस क्या होता है, अगर कोई हम प्रॉमिस कर रहे हैं तो हम उसे फुलफिल करेंगे या हम नहीं करेंगे। बस प्रॉमिस हो गई और प्रॉमिस टूट गई, दो चीज होती है। या फिर पेंडिंग स्टेट, पेंडिंग स्टेट मतलब अभी हाँ या ना हम कुछ जवाब देने वाले हैं हम, तो वो पेंडिंग। तो इनकी तीन स्टेट होती है, पेंडिंग, यस और नो। जैसे एपीआई जार की, अभी एपीआई कॉल किया हमने, तो अभी रिस्पॉन्स कुछ नहीं आया तो पेंडिंग स्टेट है। वो कुछ ले आया तो वो ट्रू वैल्यू है या फॉल्स, या एरर लाया या वैल्यू लाया। वैल्यू लाया तो फुलफिल हो गई। और एपीआई हमारी अगर एरर आ गया है, एरर आ गया फॉर एक्स वाई जेड रीजन, तो वो फॉल्स हो गई, मतलब प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुई। इतना सिंपल है ये, ठीक है। और इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को इन डिटेल में। प्रॉमिस, ये देखिए, बिफोर प्रोमिस एग्जिस्टेड जावास्क्रिप्ट यूज्ड। और प्रोमिस से पहले हम कॉल बैक यूज करते हैं, जो कि कॉल बैक हेल एक प्रॉब्लम थी, तभी उसके बाद प्रोमिस इंट्रोड्यूस हुए। उसके बाद एसिंक अवेट भी आ गया, जो कि प्रॉमिस ही है मतलब इंटरनली, बट कोड उससे बहुत ही क्लियर दिखता है, ऐसा लगता है सिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यही चीज़ है। प्रॉमिस में देखो पेंडिंग, फुलफिल, रिजेक्टेड। आपने एक एपीआई कॉल करी, एग्जांपल में देखो आपने एक एपीआई कॉल करी और इसमें डॉट देन यूज करते हैं, डॉट देन से हम कुछ ले पा रहे हैं, राइट। और डॉट कैच यूज करते हैं, दो ऑपरेटर हैं, डॉट देन वैल्यू को लेने के लिए, डॉट कैच एरर को हैंडल करने के लिए, राइट। और रिस्पॉन्स डॉट जेसन, कोई भी वैल्यू हम आते हैं पहले उसे जेसन में कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद देन आप उसको यूज कर सकते हैं। The problem while dot then chains are much better than callback hell, they are still difficult। तो देखो डेवलपमेंट तो होता रहता है ना, अब डॉट देन अच्छा है कॉल बैक से, बट देन क्या होता है, देखो यहाँ पे डॉट देन लगाना पड़ रहा है आपको ऐसे करके, तो चेनिंग हो जाती है बोल रहा है। तो चेनिंग को इम्प्रूव करने के लिए देन वी हैव एसिंक अवेट, जो कि ईएस 2017 में इंट्रोड्यूस हुए थे। और इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी फंक्शन आप डिफाइन करेंगे एसिंक अवेट में, तो उस फंक्शन का आगे एसिंक लिखना होता है, और तभी आप उस फंक्शन के अंदर अवेट यूज कर पाएंगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट कैसे बन जाता है, क्योंकि इसमें देखो ट्राई कैच, सबसे पहली बात तो इसमें ट्राई कैच यूज कर रहा है ये, जो कि जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है। ट्राई, ट्राई के अंदर कैच, क्या, ट्राई ब्लॉक के अंदर कोड अगर सही होगा ट्राई में, अगर एरर आ गई तो कैच वाले ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, राइट। और ये हमें ऑलरेडी पता है सब जावास्क्रिप्ट, इसलिए ये ईजी बन जाता है समझना। और दूसरा एसिंक लिखा हुआ है, तो इसके अंदर अवेट कहीं ना कहीं पे लिखा होगा, देखो ट्राई के अंदर ही पहले के दो लाइन में अवेट लिखा, अवेट मतलब अवेट, यहाँ पे वेट करेगा, नीचे नहीं बढ़ेगा, ब्लॉक कर देगा एक तरीके से। बट जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज ब्लॉक नहीं हो रही है, वो तो चलता चलेगा, वो यहाँ पे छोड़ कर नेक्स्ट में मूव कर जाएगा, तो इसको छोड़ देगा इसका जब तक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और जब उसके सिंक्रोनस कोड खत्म हो जाएंगे, उसके बाद वापस से यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये एक्सिक्यूट हो चुका होगा, तो इसको चलाएगा पहले माइक्रो को, फिर मैक्रो को, राइट। और ये किस में आएगा, ये माइक्रो में आएगा, राइट। डॉट देन, ये फैच, ये सब मैक्रो में आएंगे, सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट, और जो कि बाद में एक्सिक्यूट होते हैं, और इवेंट रिलेटेड डॉम के इवेंट्स। तो गाइज ये है, इजी है बहुत। अगर आप बस आपको फर्स्ट टाइम पर कर रहे हैं, सेकंड मतलब आप अभी फ्रेशर हैं, तो डिटेल में समझने की कोशिश करिए, और जब आप कोड करते हैं उससे में रिलेट करने की कोशिश करिए कि आपने क्या पढ़ा और आप कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, देन आप अच्छे से समझ पाएंगे इसको, क्योंकि अब यूज भी करेंगे इसको। 7 समझ लिया हमने। 8 प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कैसे हम जावास्क्रिप्ट में विदाउट क्लासेस, क्लासेस का एडवांटेज ले पा रहे हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ प्रोटोटाइप्स। तो प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं, प्रोटोटाइप ये समझ लो कि आप आपके ऑब्जेक्ट से जुड़ने का काम करता है, आपके ऑब्जेक्ट से जुड़े हुआ है। अगर आप कोई चीज, कोई वैल्यू, यहाँ पे देखते हैं नीचे 8th क्वेश्चन को भी हमने डिटेल में समझा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्या होता है प्रोटोटाइप चेन। तो ये एक, इसमें ये हाइफन, ये हाइफन हाइफन प्रोटो हाइफन हाइफन, ये मतलब क्या है,
ये आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी, राइट? इसको आप देख सकते हैं लॉग्स में, ऑब्जेक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी होते हैं। और इसमें अगर आप लिख देंगे ऐसे प्रो हाइफन हाइफन प्रोटो हाइफन हाइफन इक्वल्स टू एनिमल, और ये कोलन एनिमल, तो क्या होगा, ये इस रैबिट ऑब्जेक्ट को एनिमल से कनेक्ट कर देगा, जैसे हम क्लास में एक्सटेंड करते थे वही काम। बट इसको ऐसे लिखते नहीं है अगर आप कोड में काम कर रहे हैं। अगर आप कोड में काम कर रहे हैं तो आप लिखेंगे तो आप यूज़ कर सकते हैं दो चीज़ें। एक है ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पे दिखाएगा, एक मिनट। हम्म, ये देखो, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट का यूज़ कर सकते हैं, राइट? ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट और उसके अंदर एनिमल। तो इसका मतलब क्या हो गया, रैबिट के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट एनिमल। तो आपने एनिमल को मतलब एक तरीके से कनेक्ट कर दिया रैबिट के साथ। तो अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी तो वो ऊपर पेरेंट में दिखेगा। तो आप उसको उस जो उसकी प्रॉपर्टीज है उसको यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसे क्लास एनिमल लिख के कंस्ट्रक्टर और फिर एक्सटेंड कीवर्ड जैसे क्लास में होता है उस तरीके से। ये वैसे प्योर क्लास नहीं है बट इसमें भी क्लास इंट्रोड्यूस्ड है। तो क्लास एक्सटेंड करके ऐसे करके एनिमल को दो तरीके हैं, राइट? तो ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये एग्जाम्पल जो कि बहुत ही बेहतरीन है। मैं हल्के हल्के स्क्रॉल कर रहा हूँ, या फिर आप खुद से अपने तरीके से जहाँ जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा वहाँ पे एआई की मदद से पढ़ाई कर सकते हैं। बस ये 10 क्वेश्चन जो हैं इसको आप अच्छे से आपको समझ लेने हैं, तभी आप कॉन्फिडेंटली वहाँ पे आंसर कर पाएंगे, क्योंकि ये पूछे ही जाने हैं। इवेंट डेलीगेशन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस आपको समझ में आ गया। उसके बाद इवेंट डेलीगेशन। इवेंट डेलीगेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में आप कहीं पे भी क्लिक करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इवेंट बबलिंग क्या होती है, राइट? आपने कोई फंक्शन देखा होगा, कुछ भी कहीं पर आप क्लिक कर रहे हैं तो क्या होगा, देखो, वेयर एन इवेंट इज फायर्ड ऑन अ चाइल्ड बबल्स अप थ्रू इट्स एंसिस्टर्स। बबल्स अप मतलब ऊपर 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 जाता है वो ऐसे करके। जो इवेंट है, जैसे आपने एक 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 डिफ के अंदर कुछ क्लिक किया तो वो ऊपर ऊपर जाएगा, तो उसका इसका एडवांटेज भी, इसको हम कैच भी कर सकते हैं, तो उसी को समझेंगे 9 में। कई बार आपने देखा होगा, आपने कुछ क्लिक किया मगर कुछ और ऊपर भी चेंज हो जा रहे हैं, या फिर वो रिफ्रेश हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उससे आपका वो इवेंट आपका बबल अप करके ऊपर ऊपर ट्रिगर कर दे रहा है। सबसे नीचे चलते हैं। इवेंट डेलीगेशन देखो, when you click on an element like button, the click event does not happen on that button. The event start at the target and bubbles up to its parent and its grandparent all the way up to the document and window objects all the way to the top. तो क्या है कि अब देखो एग्जांपल समझते हैं, इसका हम यूज भी कैसे कर सकते हैं। देखो इवेंट डेलीगेशन का सॉल्यूशन कैसे हो रहा है, देखो हमारे पास ये जावास्क्रिप्ट कोड है, यहाँ पे हमने यूएल लिखा हुआ है, इसके अंदर हमने लिस्ट बना दी, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग है, उसके अंदर हमारे पास दो लिस्ट आइटम बना रखे हमने, बाय मिल्क और वॉक द डॉग। अब इसमें हम ये चाहते हैं कि हमने अगर किसी में क्लिक किया, हम जानना चाहते हैं हमने किस में क्लिक किया था। हमने सपोज वॉक द डॉग इस वाले लिस्ट आइटम पे क्लिक किया, तो हमने सबसे पहले क्या करा, हमें उस पे इवेंट नहीं जोड़ना, हम उसके पेरेंट पे, जिसका पेरेंट है उस पे इवेंट ऐड कर देंगे, क्योंकि बबल अप होता है हमें पता ही है, जब बबल अप होगा ऊपर को जाएगा वहीं पे हम कैच कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा काम बच गया। अगर 100 लिस्ट आइटम होते तो बस 100 के 100 में ऐड नहीं करना पड़ता इवेंट, हमने पेरेंट पे ऐड करा, दैट्स इट। सारे चिल्ड्रन पेरेंट्स पे तो जाएंगे ही बबल अप होके, वहीं पर हम कैच कर लेंगे, वहीं पे हम देख लेंगे इवेंट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो हमने क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी टू डू लिस्ट आईडी दे दी हमने इसके पेरेंट को, यूएल को, अनऑर्डर्ड लिस्ट यूएल टैग को। और उसके बाद लिस्ट, लिस्ट में हमें क्या मिल गया, ये पेरेंट आईडी है। लिस्ट डॉट एड इवेंट लिस्ट, इसमें हमने जो पहले हम जो हम क्लिक लिखते हैं वो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, एड इवेंट लिस्टनर की हेल्प से। तो हमने क्लिक इवेंट बाइंड कर दिया इससे। अब क्या होगा, बाइंड करने के बाद क्या होगा, इफ इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम बिकॉज से हमने चेक लगा दिया, अगर एल आई है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम जो कि इवेंट क्लिक, सपोज हमने क्लिक करा किसी भी इवेंट में नीचे, तो हम चेक कर रहे हैं अगर वो इवेंट डॉट टारगेट नाम एल आई है, एल आई है तो कौन सा आइटम में क्लिक किया तुमने वो दिखाना है कंसोल में। तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट मतलब बाय मिल्क वॉक द डॉग जो भी है वो यहाँ पे दिखा देगा कंसोल लॉग में। तो ऐसे करके हमने टाइम सेव कर लिया बबलिंग अप जो जावास्क्रिप्ट में होती है उसकी हेल्प से। भाई गाइस और डिटेल में आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं, बट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ के लिए ये समझाने के लिए काफ़ी है। तो गाइस आई थिंक ये हो चुके हैं आपके 9 क्वेश्चंस।
9 क्वेश्चंस। और 10 क्या है? 10 एक बहुत ही जबरदस्त है ये भी, सारे क्वेश्चन इनफैक्ट बहुत जबरदस्त है। 10th वाला क्या है? शैलो कॉपी डीप कॉपी। इसको मैंने देखा था, मतलब लोग अच्छे खासे एक्सपीरियंस हो जाते हैं, 6 से 7 का एक्सपीरियंस है, फिर भी मैंने देखा था जब मैं कोड रिव्यू करता था, उनको ये चीज़ बहुत क्लैरिटी नहीं होती है। बट आई होप अब एआई की वजह से लोग पढ़ पाते हैं, उनको अच्छे से समझ पाते हैं। अम, तो शैलो कॉपी डीप कॉपी क्या है? जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर रहे हैं, राइट, स्पेशली जब वो नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा उस केस में? जो उसके नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, आपको पता है ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकते, उसका रेफरेंस कॉपी होता है, राइट? तो यही प्रॉब्लम आ जाती है कॉपी करने में भी। अगर आप सिंपल कोई प्रिमिटिव डेटा को कॉपी कर रहे हैं, तो आप इक्वल्स टू करके सीधा असाइन कर दिया अपने किसी वेरिएबल में, तो वो ओरिजिनली उसमें चला गया, राइट? उसका उससे कोई मतलब नहीं रहा, एक वो नया चला गया उसके अंदर, मतलब वो नया बन गया एकदम कंप्लीटली न्यू। बट इस केस में ऐसा नहीं होता, इसमें आप ऐसे कॉपी करेंगे तो एक रेफरेंस चला जाएगा, और वो रेफरेंस से वो उसी को ओरिजिनल को चेंज करेगा। तो जिसने उसको रेफरेंस से कॉपी किया वो हर जगह चेंज हो जाएगा। तो एक बड़ी प्रॉब्लम आती थी जब लोग कोड करते थे ऐसी, एक जगह पे चेंज करते थे और जगह पे भी चेंज होता था जहाँ यहाँ पे उसने रेफरेंस लिया हुआ है। तो उसी से बचने के लिए हमने यहाँ पे डीप कॉपी करते हैं। डीप कॉपी से क्या होता है? जैसे प्रिमिटिव में एक नया बना पा रहे हैं, ऐसे डीप से पूरा अच्छे से कॉपी हो जाता है, एक नया ऑब्जेक्ट, मतलब एक नया ऑब्जेक्ट कंप्लीटली न्यू बन जाता है इंस्टेड ऑफ रेफरेंस। तो फिर आप उसको इंडिपेंडेंटली चेंज करेंगे तो वो वहीं पर रिफ्लेक्ट होगा, बस वही चेंज होगा और जगह चेंज नहीं होगा। तो वो डीप कॉपी करने के हमारे पास स्ट्रक्चर्ड क्लोन ऐसे करके कर सकते हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, या फिर जेसन डॉट पार्स जिसमें स्ट्रिंगिफाई, उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं ऐसे। या फिर डीप क्लोन, बहुत सारी लाइब्रेरी आते हैं, उनका भी यूज कर सकते हैं। तो गाइज यही थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जावास्क्रिप्ट में। आई होप आपको समझ में आए, और थैंक यू वेरी मच, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द इंटरव्यू। और आप बिंदास होकर जाइए, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन एज पर माई एक्सपीरियंस, आपका अगर आपको ये समझ में आया, जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू तोड़ने वाला है, आपको सब आ गया है। थैंक यू, टेक केयर।